हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है बर्ड बॉक्स। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसे स्कोर है 6.6, रॉटन टोमेटोज पे इसको स्कोर है 63%। मूवी के डायरेक्टर हैं सुजैन बायर और इसमें मेन लीड में है सैंड्रा बलक जो कि मैलरी का किरदार निभा रही है। बाकी किरदार मैं आपको स्टोरी के साथ में बताऊंगा। ये मूवी 2014 की नोवेल बर्ड बॉक्स पे बनी है और इसके राइटर थे जॉश मेलरमैन। तो इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे कुछ बातें क्लियर करनी होंगी। सबसे पहले कि ये मूवी का प्लॉट 5 ईयर की टाइम गैप में चलता है। प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, साथ ही 5 इयर्स बैक ये सब कैसे स्टार्ट हुआ ये भी दिखाया जाता है। साथ ही इस मूवी में माइथोलॉजिकल डीमंस की भी बात की गई है जो दिखते नहीं है पर उनकी आहट और परछाई दिखाई देती है और उनकी ओर देखने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है या पोजेस हो जाता है और अपने आप को ही मार डालता है। और साथ ही कुछ ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो कि इन क्रीचर्स के कंट्रोल में होते हैं और ये बाकी लोग जो इन क्रीचर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको मारने में हेल्प करते हैं। चलिए अब मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक घर जहाँ मैलरी 2 बच्चों को कुछ समझा रही होती है। उन दोनों का वैसे कोई नाम नहीं होता। वो लड़की को गर्ल और लड़के को बॉय बोलती है। वो उनको बताती है हम एक ट्रिप पर जाने वाले हैं और ये ट्रिप बहुत मुश्किल होने वाली है और तुम्हें किसी भी हालत में अपने आंखों पे लगी पट्टी को हटाना नहीं है। अगर तुम्हें जंगल से कुछ सुनाई दे तो मुझे बताओगे, अगर नदी से कुछ सुनाई दे तो मुझे बताओगे और अगर गलती से भी तुमने अपने ब्लाइंड फोल्ड्स को हटाया तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगी। अब बच्चे अपना सामान पैक करते हुए और मैलरी बर्ड्स को पिंजरे से एक बॉक्स में डालते हुए दिखती है। अब तीनों ब्लाइंड फोल्ड करके घर से निकलते हैं और एक रस्सी के जरिए आगे बढ़ते हैं। वो नदी के किनारे पहुंचते हैं, एक बोट पर बैठ जाते हैं और नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। इस सीन को आपको याद रखना है क्योंकि 5 साल के गैप में जो भी मेन इवेंट्स हुए हैं वो सब बताने के बाद स्टोरी वापस यहीं पे आती है। अब स्टोरी 5 साल पहले की ओर मुड़ती है और यहाँ हम देखते हैं मैलरी जिसे आर्ट में काफी रुचि है, वो एक पेंटिंग ड्रॉ कर रही होती है। साथ ही हम देखते हैं कि मैलरी इस समय प्रेग्नेंट है। अब हम देखते हैं मैलरी की सिस्टर जेसिका उससे मिलने आई होती है। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। फिर जेसिका कहती है तुमने न्यूज़ सुनी? तो मैलरी कहती है कौन सी? इस पे जेसिका कहती है टीवी को ओपन करो तुम्हें पता चल जाएगा। तो टीवी में न्यूज़ चल रही होती है कि एक ह्यूज अनएक्सप्लेन्ड मास सुसाइड जो कि रोमानिया से फैलते हुए यूरोप की ओर जा चुका है। पर वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अमेरिका जहाँ वो रहते हैं में कोई भी अभी तक ऐसा केस नहीं हुआ है। तो अब आज मैलरी का रूटीन चेकअप होता है, उसके लिए वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। चेकअप करते वक्त मैलरी बच्चे को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होती। इस पे डॉक्टर लैम्पम कहती है दुनिया में बहुत लोग होते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते और वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो अगर कभी तुम्हें ऐसा कोई ख्याल आए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। जेसिका गाड़ी में बैठी होती है और मैलरी भी हॉस्पिटल से गाड़ी की ओर जा रही होती है और तभी एक लड़की दिखती है जो अपना सर जोर जोर से क्लास की दीवार पे मारने लगती है। मैलरी भाग के गाड़ी में पहुंच जाती है और बैठने के बाद कहती है वो यहाँ भी शुरू हो चुका है। जेसिका कहती है क्या? मैलरी कहती है जो रोमानिया में हो रहा है और जेसिका को जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए बोलती है। दोनों देखते हैं धीरे धीरे आसपास की सिचुएशन चेंज होने लगती है। तभी जेसिका का फोन बजने लगता है जो कि बैक सीट में पड़ा होता है। मैलरी जेसिका का मोबाइल बैक सीट से लेने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी जेसिका कहती है ये क्या है? मैलरी पूछती है क्या हुआ? और अब हम देखते हैं जेसिका की आइस का कलर चेंज होने लगता है और अब वो कंट्रोल लूज करने लगती है जिससे उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा के पलट जाती है। दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं और जेसिका खड़ी होकर चलने लगती है। वो रुक के एक बार मुड़ के मैलरी की ओर देखती है और सामने से आ रहे ट्रक के आगे आ जाती है और मारी जाती है। मैलरी ये देख के शॉक हो जाती है और वो खड़ी होती है तो देखती है कि चारों ओर भगदड़ मची है, गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। वो किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन लोगों से टकरा के गिर जाती है। वहीं सड़क के सामने एक घर होता है जिसमें 2 लोग जा रहे होते हैं, डगलस एंड लेडिया। लेडिया मैलरी को गिरा देख के उसकी हेल्प करने जाती है और तभी उसे भी कुछ दिखता है और वो भी किसी चीज के कंट्रोल में आके जलती हुई गाड़ी में बैठ जाती है और मारी जाती है। वहीं एक स्ट्रेंजर जिसका नाम टॉम होता है वो मैलरी को गिरा देख उसकी हेल्प करता है और उसे उसी घर की ओर लेके जाता है। वो डोर नॉक करता है और कहता है मेरे साथ एक प्रेग्नेंट लेडी है, दरवाजा खोलो। तो वहीं एक और स्ट्रेंजर जिसका नाम लूसी होता है वो भी इनको देख के घर की ओर आती है। घर के अंदर घर का ओनर जिसका नाम ग्रेग होता है वो डोर ओपन करने जा रहा होता है पर डगलस उसे मना करता है, पर फिर भी ग्रेग डोर ओपन करता है। वो तीनों अंदर आ जाते हैं। डगलस मैलरी को देख के बोलता है मेरी वाइफ तुम्हारी हेल्प करने गई थी और अब वो नहीं रही, और मैलरी को अजीब तरीके से घूरता है। मैलरी उसे सॉरी बोलती है और अब हम देखते हैं अंदर और भी लोग हैं। शरेल, चार्ली,
एंड फ्लैक्स। मैलेरी अपनी माँ को कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है, कॉल लगती नहीं है और अब सबको समझ आने लगता है कि कोई चीज़ है जिसे देखने वाला सुसाइड कर लेता है। टीवी में ये न्यूज़ चल रही होती है कि प्रेसिडेंट ने कंट्री में इमरजेंसी घोषित कर दी है और लोगों को घर में रहने और साथ ही सोशल मीडिया से दूर रहने को बोला है और अब टीवी भी बंद हो जाता है। सब पैनिक में होते हैं। चार्ली कहता है यही अंत है। शरल पूछती है क्या मतलब? चार्ली कहता है उनके द्वारा हमें जज कर लिया गया है। वो पूछती है किसके द्वारा? वो बताता है वर्ल्ड में कई माइथोलॉजीज हैं जिसमें अलग अलग क्रीचर्स एंड डीमंस की बात की गई है। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं और तुम्हें कुछ भी दिखा सकते हैं जिससे तुम्हें कंट्रोल कर सकें, चाहे वो चीज़ जिससे तुम सबसे ज़्यादा डरते हो या तुम्हारे अंदर का कोई गहरा दुख या तुम्हारा कोई बहुत बड़ा लॉस। तो अब सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है जहां मैलेरी को बच्चों के साथ नदी में ट्रैवल करते हुए 6 घंटे हो चुके हैं। बच्चे सोए हुए हैं और मैलेरी बॉक्स खोल के बर्ड्स को पानी पिलाती है फिर बंद कर देती है। साथ ही वो वॉकी टॉकी से किसी से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही होती है, पर ये हमें आगे पता चलेगा कि वो किससे बात करने की कोशिश कर रही है। अब सीन फिर चेंज होता है और 5 साल पीछे आता है। अब 3 दिन गुजर चुके हैं। सबको घर में रहते हुए रेडियो में जानकारी दी जा रही होती है घर में रहिए और बाहर देखने की कोशिश मत कीजिए। तो अब सब राशन को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा होते हैं और राशन तेज़ी से ख़त्म हो रहा होता है। तभी डोर पे नॉक होता है। सब डर जाते हैं। टॉम डोर पे जाता है और पूछता है कौन है? दूसरी ओर से आवाज़ आती है मेरा नाम ओलंपिया है, प्लीज़ हेल्प मी। डगलस कहता है कोई भी डोर मत खोलना। मैलेरी फोर्स करती है और टॉम सबको आइस बंद करने के लिए बोलता है। सो टॉम डोर ओपन कर देता है और ओलंपिया अंदर आ जाती है। ओलंपिया एक प्रेग्नेंट लेडी है। कैरल उससे पूछती है तुम अकेली हो? ओलंपिया बताती है मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं, वो लास्ट मंथ डिप्लॉय हो चुके थे। घर पर राशन खत्म होने पर मैं भूखी थी और अपने बच्चे के लिए मुझे बाहर आना पड़ा। इस पे मैलेरी कहती है इसका मतलब हमें और सप्लाई चाहिए होगा। लूसी कहती है अगर हम देख नहीं सकते तो हम खाना कहाँ से लाएंगे? इस पे ग्रेग कहता है शायद हम देख सकते हैं। सब पूछते हैं कैसे? वो बताता है घर के चारों ओर कैमरास लगे हैं, अगर हम देख पाए कि वो क्या है तो हम बच पाएंगे और हम वैसे भी उनको डायरेक्ट नहीं देख रहे। टॉम कहता है किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। ग्रेग खुद ट्राई करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मॉनिटर के आगे चेयर पे बैठ जाता है और टॉम उसके हाथ चेयर से बांध देता है। सब उस रूम से चले जाते हैं और ग्रेग मॉनिटर में सब कैमरों की फुटेज देख रहा होता है। तभी कुछ देर में एक कैमरे की फुटेज में तेज हवा चलती है और एक परछाई नजर आती है और अब साथ ही ग्रेग की आईज का कलर भी चेंज हो जाता है। सबको ग्रेग के रूम से आवाज सुनाई देती है। सब भाग के रूम में आते हैं। इससे पहले कुछ कर पाते ग्रेग चेयर समेत उछल के अपना सर स्टोन की शेल्फ पर मार देता है और वहीं गुजर जाता है और सबको क्लियर हो जाता है कि चाहे कैसे भी उन चीज़ों को देखो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर पड़ता है। अब सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है। इस समय मैलेरी को नदी में ट्रैवल करते हुए 14 घंटे हो चुके हैं। वो बहाव के साथ आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो आवाज़ मैलेरी को रुकने के लिए बोलती है और साथ ही ब्लाइंड फोल्ड हटाने के लिए भी। मैलेरी बच्चों को बोलती है नीचे लेट जाओ और कुछ मत बोलना। आगे बढ़ने के साथ साथ वो आवाज़ पास आने लगती है और साथ ही वो उनको लालच देने की भी कोशिश करती है कि मेरे पास खाना और रहने की जगह भी है, बस अपने ब्लाइंड फोल्ड्स हटा दो। तभी हम देखते हैं एक इंसान पानी में चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। मैलेरी को अब वो आवाज़ पास से आने लगती है, इसलिए वो आवाज़ की डायरेक्शन में गोलियां चलाती है पर उसे लगती नहीं और वो मैलेरी की गन छीन लेता है और उसके ब्लाइंड फोल्ड को हटाने लगता है। बोर्ड में एक लंबा सा चाकू होता है जिससे मैलेरी तेजी से घुमाती है और वो स्ट्रेंजर की गर्दन पे लग जाता है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उस इंसान की आइज को देख के पता चलता है कि वो भी पुजस था, यानी कि वश में था और वो मरते मरते ये कहता है वो पृथ्वी की सफाई कर देंगे। यहाँ पे वो मतलब जिस चीज ने उसे कंट्रोल कर रखा था और सफाई यानी इंसानों का खात्मा। और ये बोल के वो पानी में डूब जाता है। तो अब सीन वापस चेंज होता है और 5 साल पहले पे आता है। अब सब ये बात कर रहे होते हैं कि खाने का सामान खत्म होने वाला है और हमें कहीं से फूड अरेंज करना होगा। चार्ली जो कि सुपरमार्केट में काम करता था बताता है कि हम सुपरमार्केट से खाना ला सकते हैं। तो इस पे सब सहमत हो जाते हैं और 5 लोग जाने के लिए राजी होते हैं। टॉम, मैलेरी, चार्ली, डगलस और लूसी। वो सब कार के शीशे ब्लैक पेंट से ढक देते हैं ताकि बाहर का कुछ ना दिखे और जीपीएस में सुपरमार्केट का रास्ता डाल के फॉलो करते हैं। कार में लगा सेंसर उन्हें वार्न करता है कोई चीज उनके कार के क्लोज है। टॉम तेजी से रास्ते को फॉलो करता है और वो लोग सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। वो सब अंदर जाके डोर को क्लोज कर देते हैं। अब सब इम्पोर्टेंट चीजें ले लेते हैं। मैलेरी अपने साथ बर्ड्स का पिंजरा भी ले लेती है जिसमें 3 बर्ड्स होती हैं और हमें बर्ड्स की इंपॉर्टेंस आगे जाके पता चलेगी। डगलस लिकर सेक्शन में जाके काफी सारी बोतल्स ले लेता है। वो ये भी बोलता है हमें यहाँ से जाने की जरूरत क्या है, यहाँ पे इतना सारा सामान है कि हम अपनी पूरी लाइफ यहाँ बिता सकते हैं।
इस पे मैलेरी बोलती है बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दें। वो सब इस पे आर्ग्यूमेंट कर ही रहे होते हैं कि डोर पर नॉक होता है एंड एज यूजुअल डगलस खोलने के लिए मना करता है। डोर के दूसरी तरफ से एक इंसान रोते हुए बोलता है प्लीज मुझे अंदर आने दो। तो इस पे टॉम कहता है ठीक है, और सब अपनी आंखें बंद करते हैं। वो धीरे धीरे डोर को खोल रहे होते हैं पर चार्ली उसकी आवाज पहचान जाता है। तो वो इंसान भी चार्ली की तरह सुपरमार्केट में काम करता था। चार्ली उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है उन्होंने मुझे फंसाया। टॉम पूछता है किसने? वो इस बात का रिप्लाई ना करते हुए इस बार गुस्से में बोलता है मुझे अंदर आने दो। साथ ही अंदर आने की कोशिश करने लगता है। सारी चिड़ियां शोर मचाने लगती हैं। मैलेरी कहती है कुछ तो गड़बड़ है। अब वो इंसान अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। चार्ली पैनिक में आके सबको बचाने के लिए भाग के उसे धक्का देता है और उसके साथ खुद भी बाहर चला जाता है और लूसी जल्दी से डोर को बंद कर देती है। डोर के लॉक होते ही सब चार्ली को आवाज मारते हैं और कुछ ही पल बाद डोर के नीचे से खून बहता हुआ अंदर आता है। सब डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि चार्ली मारा गया और अब सब दूसरी ओर के दरवाजे से कार की ओर जाने लगते हैं। और हम फिर से सुनते हैं उस इंसान की रोते हुए आवाज आती है प्लीज मुझे अंदर आने दो। अब वो लोग कार से घर वापस आ जाते हैं और बाकी मेंबर्स चार्ली के ना आने पर दुखी होते हैं। और रात को उन्हें एक और बैड न्यूज मिलती है जब लूसी और फ्लेक्स अपना बैग पैक करके चुपके से गाड़ी लेके घर से निकल जाते हैं। सब लोग ये देख के परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास घर से बाहर सेफली जाने का एकमात्र जरिया भी जा चुका है। तो अब सीन वापस चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है जहाँ पे मैलेरी को 24 घंटे हो चुके हैं नदी में ट्रैवल करते हुए। बहाव में आगे बढ़ते वक्त नदी के बीच में एक टूटा हुआ ट्रक पड़ा होता है और उनकी बोट उससे जा टकराती है जिससे बॉय पानी में गिर जाता है। मैलेरी किसी तरह उसे बचा लेती है और वापस बोट में ले आती है पर बॉय का बैग जिसमें उसके कपड़े और उसका कंबल होता है वो पानी में बह जाता है। मैलेरी बॉय को अपनी जैकेट देती है और उसे काम डाउन रहने के लिए बोलती है। अब वो बोट को नदी के किनारे लाती है और बोट से एक रस्सी कनेक्ट करके एक घर की ओर जाती है। उस घर में पहुंच के वो डोर को बंद कर देती है और अपने ब्लाइंड फोल्ड्स को हटा देती है। अब वो वहाँ पड़े कुछ ब्लैंकेट और खाना ले लेती है पर अचानक उसे घर के बाहर से कुछ आहट सुनाई देती है जिससे वो अपनी आंखें फिर ढक लेती है और रस्सी से बोट की तरफ जाने के लिए भागती है पर हड़बड़ी में वहीं गिर जाती है और वो क्रीचर भी उसी के सामने होता है जिसे हम ऑब्वियसली देख नहीं सकते हैं बट हवा से पत्तियों के उड़ने और परछाई से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। गिरने पर मैलेरी हवा में शूट करने लगती है जिस पे बोट में बैठी गर्ल गोलियों की आवाज सुन के बोट से उठ के मैलेरी की ओर जाने के लिए जंगल में चलने लगती है और हम देखते हैं उसके सामने भी हवा से पत्तियां उड़ने लगती है यानी कि वो क्रीचर उसके सामने भी होता है। पर तभी मैलेरी गर्ल की कमर पे बंधी रस्सी से उसे बोट की तरफ खींच लेती है और उसे डांटती है कि अगर मुझे कुछ होता है तो तुम पहले अपने आप को बचाओगे। यहाँ पे हमने ये देखा कि वो क्रीचर्स मैलेरी और गर्ल दोनों के सामने ही आए लेकिन दोनों ही ब्लाइंड फोल्ड थे जिस वजह से उन दोनों ने ही उस अनजान शक्ति को नहीं देखा। इससे हमें ये पता चलता है कि वो चीजें जो भी हैं जब तक उन्हें देखे ना तब तक वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, साथ ही ना ही फिजिकली कुछ कर सकती हैं। तो अब मैलेरी फिर से बोट पर बैठ के तेजी से आगे बढ़ने लगती है। सीन वापस 5 years बैक में आता है जहाँ टॉम और मैलेरी बातें कर रहे होते हैं। टॉम मैलेरी की ओर प्रोटेक्टिव और केयरिंग बिहेव करता है और दोनों का अच्छा बॉन्ड बनते हुए दिखता है। आगे हम देखते हैं उसी रात मैलेरी वॉकी टॉकी से किसी सर्वाइवर से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही होती है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। पर तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो मेन डोर की ओर जाके देखती है तो वहाँ ओलंपिया किसी स्ट्रेंजर को चुपके से अंदर ला रही होती है। मैलेरी उस स्ट्रेंजर को देख के शोर मचाती है और बाकी सब आ जाते हैं। मैलेरी उस स्ट्रेंजर पर गन एम करती है। स्ट्रेंजर बोलता है प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। ओलंपिया कहती है वो बस डरा हुआ है। डगलस पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वो बताता है मेरा नाम गैरी है और वो लोग हमारे घर में घुस आए थे। डगलस पूछता है कौन? वो बताता है कुछ लोग पहले हमारे घर में घुसे फिर हमें फोर्सफुली बाहर आंखें खोलने पे मजबूर किया। उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड्स भी नहीं पहने थे। मेरे दोस्त ने उनमें से एक को नीचे गिरा दिया और मैं किसी तरह बच के भाग आया। तब से मैं सब घरों के दरवाजों को खटखटा रहा था। गैरी ये सब बता रहा होता है कि तभी बर्ड थोड़ी आवाज करती हैं बट सब इसे इग्नोर करते हैं। डगलस बोलता है मुझे इस पे भरोसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है और मैलेरी से गन छीन कर गैरी पर एम कर देता है और उससे बाहर जाने को बोलता है। पर तभी पीछे से शरल डगलस के सर पर वास्क से हमला करती है और डगलस बेहोश हो जाता है। टॉम उसे ले जाके गैराज में बंद कर देता है। तो उसी रात ओलंपिया मैलेरी को बोलती है वो इंसान डरा हुआ था इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया। इस पे मैलेरी बोलती है इट्स ओके। ओलंपिया बोलती है अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी, उसे अपने पास रखोगी? मैलेरी पहले तो मना करती है फिर हाँ भी भर देती है। अब सीन फिर चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है। अब मैलेरी और बच्चों को नदी में 38 आवर्स हो चुके हैं। मैलेरी कहती है नदी का बहाव थोड़ा तेज हो चुका है, अब मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तीनों ब्लैंकेट के अंदर आते हैं। मैलेरी बताती है
अब आगे रैपिड्स आने वाले हैं। रैपिड्स यानी नदी का वो हिस्सा जहाँ पर मोड़ के साथ बहाव बहुत तेज होता है। वो कहती है दोनों में से किसी एक को रास्ता देखना होगा ताकि मैं बोट को उसी डायरेक्शन में कंट्रोल कर सकूं। साथ ही वो कहती है अगर मैंने देखा तो हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए तुम में से किसी एक को देखना होगा। बॉय कहता है मैं देखूंगा। मैलेरी कहती है नहीं, मैं डिसाइड करूंगी। इस पे गर्ल कहती है अगर हमें कुछ दिखा तो। इसका मैलेरी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब सीन वापस 5 years बैक में जाता है। एक रात पहले जब डगलस को गैराज में बंद किया होता है, उसकी अगली सुबह ओलंपिया और मैलेरी दोनों को लेबर पेन होने लगता है और उन दोनों को ऊपर वाले रूम में ले जाया जाता है। गैरी सबसे बहुत स्वीट बिहेव कर रहा होता है। जब सब बिजी हो जाते हैं तो गैरी अपने बैग से कुछ ड्राइंग्स निकालता है और एक शीट पे कुछ ड्रॉ करने लगता है। उन सभी ड्राइंग्स में अजीब आकृतियां और साथ ही डीमंस बने होते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे मैलेरी को एक लड़का होता है और ओलंपिया को एक लड़की। तो अब गैरी ड्राइंग रोक के बर्ड्स के पिंजरे को फ्रिज में डाल देता है। डगलस से देख रहा होता है। वो पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। गैरी उसके पास जाता है। डगलस देखता है उसकी आंखों का कलर बदल चुका है, यानी वो एक पोजेस्ड इंसान है जो कि उन क्रीचर्स के कंट्रोल में है और रात से ही एक्टिंग कर रहा था नॉर्मल होने की। साथ ही वो गैराज को भी खोल देता है और डगलस को कहता है बाहर देखो। पर तभी टॉम वहाँ आता है और वो बर्ड्स को फ्रीजर से बाहर निकालता है। तभी गैरी उसके सर पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब गैरी ऊपर फ्लोर पे जाता है और दोनों के बच्चों को देख के कहता है बहुत ही सुंदर है दोनों, और अब उस रूम के विंडोज पे लगे कर्टन्स को हटा देता है और कहता है अभी ये देखो। सब जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हैं, पर ओलंपिया बाहर की तरफ देख लेती है और पोजेस्ड हो जाती है और बच्चे समेत बाहर की ओर देखते हुए विंडो की ओर जाने लगती है। पर तभी मैलेरी उससे बच्चा ले लेती है और ओलंपिया खिड़की से नीचे कूद के मारी जाती है। अब गैरी शैरल को पकड़ के जबरदस्ती उसकी आंखें खुलवाता है और वो भी पोजेस हो जाती है और अब वो कैंची से अपनी ही गर्दन पर वार करके खुद को मार डालती है। अब गैरी मैलेरी को कहता है मुझे बच्चा दे दो वरना मैं खुद ही छीन लूंगा। तभी वहाँ डगलस आ जाता है। उसने अपनी आंखें बंद की होती हैं। गैरी डगलस को धक्का देता है और दोनों नीचे जा गिरते हैं। गैरी के हाथ में सिजर्स होती हैं जिससे वो डगलस की छाती में वार करता है और डगलस मारा जाता है। तभी टॉम को होश आता है और वो सामने पड़ी गन से गैरी को मार देता है। अब घर में सिर्फ मैलेरी और टॉम बचे हैं और दोनों मिलके बच्चों को पालते हैं। तो अब दिखाते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं और बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं और मैलेरी उनको ब्लाइंडफोल्ड होके कैसे चलते हैं ये सिखा रही है। फिलहाल अभी भी वो लोग वॉकी टॉकी से किसी सर्वाइवर के सिग्नल मिलने का वेट कर रहे होते हैं। साथ ही अब मैलेरी और टॉम एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं। कि रात जब वो सो रहे होते हैं तभी वॉकी टॉकी पे उन्हें कहीं से सिग्नल आता है। टॉम पूछता है कौन है। वो बताता है मेरा नाम रिक है, हमारी यहाँ एक कम्युनिटी है जहाँ खाना भी सफिशिएंट है और यहाँ सेफ भी है। तुम कहाँ से हो। टॉम अपनी जगह बताता है। रिक कहता है तुम बहुत दूर हो हमसे, हम रिवर के एंड पर रहते हैं। टॉम कहता है हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। इस पर रिक कहता है सबसे शॉर्ट रास्ता नदी से है और वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें 2 दिन लगेंगे। तुम्हारे साथ कोई बच्चा तो नहीं है। टॉम पूछता है क्यों। रिक कहता है नदी के एंड से पहले तुम्हें रास्ता देखना होगा क्योंकि एक मोड़ आएगा जहाँ पानी का बहाव तेज होगा। टॉम पूछता है उसके बाद हम तुम तक कैसे पहुँचेंगे। इस पर रिक बताता है नदी के एंड के बाद तुम्हें बर्ड्स की आवाज़ को फॉलो करना है और तुम्हें एक दीवार दिखेगी। और ये बोलते ही सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगले दिन वो लोग पैकिंग करते हैं और उस घर से निकलकर दूसरे घर में जाते हैं खाने के सामान को इकट्ठा करने। लेकिन वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि पोजेस्ड होते हैं। अब उनका मेन मोटिव सब घरों को चेक करना और कोई भी नॉर्मल ना बचे ये देखना होता है। टॉम मैलेरी को पीछे के दरवाजे से जाने को बोलता है। वो कहता है अगर मैं 5 मिनट तक ना आऊँ तो तुम चली जाना। मैलेरी पास के एक घर में छुप जाती है तो दूसरी ओर टॉम उन लोगों को शूट करता है पर उसे भी गोली लग जाती है। गुस्से में आके टॉम ब्लाइंडफोल्ड हटा देता है और अब सबको मार देता है। पर साथ ही उसे भी वो चीज दिखती है और पोजेस्ड होके वो खुद को भी शूट कर देता है। मैलेरी आगे की जर्नी के लिए अपने आप को अंदर से प्रिपेयर करती है, दोनों बच्चों को समझाती है और ये वही सीन है जो स्टार्टिंग में सबसे पहला सीन था। यानी कि अब स्टोरी प्रेजेंट में आ चुकी है। जो 5 साल के गैप में स्टोरी चल रही थी वो स्टोरी का टाइम लैप था। नाउ दिखाया जाता है कि मैलेरी और बच्चों को 42 आवर्स हो चुके हैं नदी में और अब तेज बहाव वाला रास्ता आने वाला होता है। मैलेरी फिर से दोनों को पूछती है हम में से किसी को रास्ता देखना होगा। जिस पे फिर से बॉय बोलता है मैं देखूंगा। जिस पे मैलेरी मना करती है। गर्ल डर रही होती है लेकिन फिर भी वो कहती है मैं देखूंगी क्योंकि बॉय उसका अपना बच्चा होता है और गर्ल का ख्याल रखने का वादा उसने ओलंपिया से किया होता है, इसलिए वो कहती है कोई नहीं देखेगा और वो रिस्क लेती है ब्लाइंडली रास्ते को पार करने का। पानी का बहाव तेज और रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से उनकी बोट पलट जाती है। मैलेरी किसी तरह बॉय को पकड़ लेती है और तैरते हुए किनारे पे आती है। वो गर्ल को आवाज मारती है तो गर्ल भी वहीं होती है। अब सब जंगल के अंदर जाते हैं और मैलेरी कहती है हमें बर्ड्स की आवाज को फॉलो करना है। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं
कि तभी मैलरी को अलग अलग आवाजें आने लगती हैं, कभी उसकी सिस्टर की तो कभी टॉम की। सारी आवाजें ब्लाइंडफोल्ड हटाने को बोलती हैं। वो इन सब आवाजों को इग्नोर करके तेजी से चल रही होती है कि उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो गिर पड़ती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे मैलरी को आवाज लगाते हैं, पर उसके ना उठने पर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैलरी को होश आता है और वो दोनों बच्चों को आवाज लगाती है। दूसरी ओर बॉय और गर्ल दोनों को क्रीचर मैलरी की आवाज में कहता है कि अपना ब्लाइंडफोल्ड हटा दो। मैलरी जोर से आवाज मारती है, किसी भी हाल में अपना ब्लाइंडफोल्ड नहीं हटाना, और किसी तरह दोनों के पास पहुंच जाती है। अब वो बर्ड्स की आवाज को सुनने की कोशिश करती है, पर वो क्रीचर्स माहौल को बहुत लाउड बना देते हैं। उसे अलग अलग लोगों की आवाजें आ रही होती हैं। फाइनली वो फोकस करती है और उसे बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है, और उस डायरेक्शन में जाने पर वो एक दीवार तक पहुंचती है जहां एक दरवाजा होता है, जिस पे वो नॉक करती है और रिक्वेस्ट करती है, और साथ ही वो रिक का नाम लेती है और बोलती है उसने ही इस जगह के बारे में बताया था। ये सुन के डोर ओपन होता है और वो लोग सबसे पहले उनकी आइज चेक करते हैं। वो अब उससे रिक मिलता है और बोलता है अब तुम सेफ हो। मैलरी उस जगह का नाम पढ़ती है तो उसे पता चलता है ये एक ब्लाइंड स्कूल है जो कि पूरी तरह कवर्ड है, और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। वहाँ उसे डॉक्टर लैम्पम मिलती है जो उसके बच्चों का नाम पूछती है। तो वो कहती है लड़की का नाम है ओलंपिया और लड़के का नाम है टॉम, और एक स्माइल के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब अगर स्टोरी की बात करें तो नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी है, एक बार जरूर देखनी चाहिए, और सभी किरदारों ने बखूबी अपने रोल को निभाया। इवन जो गर्ल का रोल कर रही है उस छोटी बच्ची ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, और इस मूवी की डायरेक्टर पूरी तरीके से स्टोरी को पिक्चर के रूप में दिखा पाई है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन या स्टोरी टेलिंग पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक हैव अ नाइस डे।